हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनका आप सभी का मैथ्स ब्लेंडर में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ेंगे और ये हमारा पहला वीडियो है ना, कक्षा 10वीं का, जिसमें से अभी हम फर्स्ट अध्याय को देखेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में आज केवल संख्याओं के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। हमारा पहला संख्या क्या आता है? प्राकृत संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो देखो, इसके नाम से ही पता चलता है ना कि क्या होते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत मतलब प्रकृति, मतलब प्रकृति से जो नंबर हमको मिले हैं, है ना, उन्हीं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे प्रकृति से हमको किस तरह के नंबर मिले हैं, जैसे देखो, हम जब किन्हीं चीज़ों को गिनते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं गिनना? एक से, है ना। तो ठीक इसी तरह हम गिनते जाते हैं चीज़ों को, 1 2 3 आगे ऐसे, है ना। तो यही जो एक से प्रारंभ होती है ना नंबर, वही हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या है ना। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक, एक चीज और लिख लीजिए, प्राकृत संख्याओं के समूह को ना हम कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे? कैपिटल एन द्वारा। प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आगे हमको काम आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, अभी हमने बताया कि प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। एन मतलब यहाँ पे है प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या क्या होते हैं? हमने बोला एक से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4, ये प्लस के होते हैं सभी, ठीक है। इसमें ऋणात्मक वाले नंबर नहीं होते, ऐसे ये प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है, मतलब प्लस अनंत तक। ये हमारे प्राकृत संख्या का समूह हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा नंबर जो है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या है? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब हमको पूर्ण संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे देखो, अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि हमारे हाथ में अभी कितने रुपए हैं, यहाँ पे हमारे हाथ में कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे एक भी रुपए नहीं है ना। तो यही, जब कुछ भी ना हो उस चीज़ को बताने के लिए हमको शून्य की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो जब हमको शून्य की ज़रूरत पड़ी, तो जब हम इस प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिए तो वो हमारा संख्या क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, मतलब पूर्ण हो गया, ठीक है। इसलिए उसका नाम पूर्ण संख्या पड़ा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य और मिला दें, है ना, या इसी को जीरो से काउंट करना शुरू कर दें, तो वो हमारा पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका भी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि शून्य से लेकर अनंत तक, ठीक है, ये भी अनंत तक ही रहेगा। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक, ये याद रखिए, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह को कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को लिख लीजिए यहाँ पे कि पूर्ण संख्याओं के समूह को
कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आगे आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। तो इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं ना, तो W और यहाँ पे इस कोष्टक में हम इसको लिख सकते हैं 0 1। अभी लिखा ना 0 से लेकर अनंत तक, इसलिए 0 से इसको प्रारंभ किए। इसमें लिखे थे 1 से लेकर अनंत तक, तो इसको 1 से प्रारंभ किए थे। ठीक है, देखो प्राकृत संख्या के समूह में 0 नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है। 0 1 2 3 ये सारे धन में होते हैं, प्लस में। ठीक है, 4 ऐसे ही ये प्लस के इन्फिनिटी तक ये भी होता है। ठीक है, अब हमारा अगला नंबर आता है पूर्णांक संख्याएं। तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्याएं। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। देखो पूर्णांक संख्याओं में क्या है, धनात्मक संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि शून्य से लेकर दाईं ओर शून्य से लेकर दाएं ओर धनात्मक अनंत तक तथा शून्य से लेकर बाएं ओर ऋणात्मक अनंत तक ऋणात्मक अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये दिखने में इसकी लंबाई चौड़ाई पे मत जाइए, दिखने में बड़ा है, बाकी है ये सरल ही। अभी आप समझिएगा, यहाँ पे पूर्णांक संख्या को हम और अच्छे से समझते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हमको एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा जिसमें बीच में शून्य होता है। और जैसा कि इसमें लिखा है कि शून्य से लेकर दाएं ओर, एक चीज़ इसमें लिख लीजिए कि इसको जो है ना जेड या आई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ को लिख लीजिए, पूर्णांक संख्या के समूह को जेड या फिर हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए ये एक नंबर लाइन है, इससे समझते हैं हम पूर्णांक संख्याओं को। तो नंबर लाइन पे क्या होता है कि बीच में यहाँ पे शून्य होता है और इसके दाएं साइड में, ये दाएं हो गया, ये बाएं साइड हो गया। ठीक है, इसके दाएं साइड में प्लस वाले नंबर होते हैं। यही लिखा है कि शून्य से लेकर दाईं ओर धनात्मक अनंत तक, है ना। धनात्मक अनंत मतलब इधर धनात्मक अनंत होता है, और यहाँ पे लिखा है बाएं ओर ऋणात्मक अनंत तक, मतलब इधर क्या होता है, ऋणात्मक अनंत तक होता है। ठीक है, तो यहाँ जब हम प्रारंभ करेंगे इधर शून्य से, तो यहाँ पे आएगा +1 +2 ऐसे करके ये नंबर जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तीर का निशान का मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, +3 +4 ऐसे ये आता जाएगा। ठीक, और इस साइड में ऋणात्मक संख्या आएंगे। ठीक है, -1 -2। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी अनंत की ओर ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए यहाँ पे तीर का निशान लगा है। ठीक, अब याद रखिएगा यहाँ पे ये जो शून्य है ना, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है।
चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं वो धनात्मक में कहाँ से प्रारंभ होते हैं, इसलिए आप ये याद रखिएगा कि जो धनात्मक पूर्णांक है 1 से प्रारंभ होता है और ऋणात्मक पूर्णांक -1 से, ठीक है। शून्य से नहीं, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, एक चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है 1 और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है -1, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे लिखिएगा, देखिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि +1 से लेकर के इस साइड वाले नंबर को पूरे अनंत तक, इनको हम एक और नाम देते हैं जिनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इधर धन में है सारे नंबर, तो इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और -1 से लेकर के -1 से लेकर के यहाँ -1 से लेकर के इस साइड वाले नंबर को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। इसमें और चीज़ सीखने को मिलता है, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी हम संख्या रेखा पर इस ओर चलेंगे, दाएं ओर, ठीक है, किधर? दाएं ओर चलेंगे तो संख्या का मान बढ़ता जाएगा। इसका क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे जितने भी ज़्यादा नंबर इधर हम चलते जाएंगे वो नंबर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम इस साइड जाएंगे, बाएं साइड, तो मान घटता जाता है, मतलब संख्या छोटे होते जाते हैं। जैसे 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटी जो है -2 है, -2 से छोटी -3 है, ऐसे इधर संख्याएं घटते जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अपनी अगली संख्या को, जो कि है परिमेय संख्याएं। तो हमारा चौथा संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? देखिए, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं चीज़ों को। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हों, जहां P और Q सहअभाज्य को प्राइम नंबर है ना, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो क्या लिखा हमने कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए और नीचे Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो परिमेय संख्या होगा। और पूर्णांक भी किस तरह का हो? P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हो, मतलब दोनों का जो HCF हो एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, ठीक। तो जैसे 0 हो गया, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। 3/5 हो गया, -4/3 हो गया, है ना। बहुत सारे नंबर होते हैं, इसमें भी अनंत नंबर होते हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे 0 कुछ भी यहाँ नीचे करते हैं तब तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम ऊपर कोई नंबर पूर्णांक लिखते हैं लेकिन नीचे अगर 0 कर दें तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब देखो यहाँ है Q नीचे में,
तो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब, है ना। तो यहाँ हमने नीचे जीरो कर दिया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ ऊपर है शून्य, है ना, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नीचे जीरो लिखना परिभाषित नहीं है मैथ में, है ना। इसी के लिए एक नोट लिखिएगा परिमेय संख्या के लिए ही। वो नोट क्या है देखिए, यहाँ पे इसको लिखिए कि प्रत्येक पूर्णांक m को देखो, यहाँ पे हम सभी पूर्णांक को क्या मान रहे हैं, m, है ना, क्योंकि सारे पूर्णांक को लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो m के जगह पे हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। आगे चीज़ों को समझिए, जब पूरा लिखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे, ठीक है। तो लिखा है हमने कि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 अर्थात p/q के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब इस चीज़ को समझिए, हमने क्या नोट लिखा। हमने लिखा कि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 अर्थात p/q के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे सभी पूर्णांक को क्या मान रहे हैं, m, फिर यहाँ पे क्या किया, m के नीचे 1 लिख दिया। देखो, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख देने का मतलब ये है कि उस नंबर को 1 से भाग किया जा रहा है। और जब हम किसी नंबर को 1 से भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। और अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख देंगे, किसी भी पूर्णांक के नीचे, तो वो p/q के फॉर्म में हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर वो p/q के रूप में हो गया और नीचे शून्य भी नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस नोट को याद रखिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक, है ना, m को, मतलब सारे पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक। या कहें कि सारे पूर्णांक परिमेय भी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए परिमेय संख्या के लिए कि परिमेय संख्याओं के समूह को कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समूह को कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये भी याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। ये जो नोट्स लिखते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, उनको तो याद ही रखना है। अगला नंबर देखिए, हमारा 5वां नंबर है अपरिमेय संख्याएं। हमारा अगला नंबर क्या है, अपरिमेय संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, देखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तथा जहां p और q पूर्णांक हों, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके कुछ शर्त होते हैं और शर्त क्या है वो आप देखिएगा। पहला ये है कि जितने भी अपरिमेय संख्या होता है वो रूट के अंदर होता है, ठीक है, और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। सारे संख्या आज हम इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर संख्या होना चाहिए और इसके अंदर भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये है जिसका, जैसे देखो, मतलब इसके अंदर ऐसी संख्या नहीं होना चाहिए जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे 2 का वर्ग क्या है 4, तो 4 अगर अंदर है रूट के तो ये फिर अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम √4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 ऐसे करके, और जब यहाँ पे पेयर हो जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, और अगर बाहर आ गया तो फिर ये तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या? अभाज्य संख्याएं। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, और ये अपरिमेय है अगर इसको हम रूट के अंदर करते हैं तो, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर अगर अभाज्य है तभी ये अपरिमेय होगा। भाज्य संख्या भी अगर रूट के अंदर है तब भी वो अपरिमेय है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ 14 लिख दें रूट के अंदर तब भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो अंदर है ना, ये 14 14 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तब वो अपरिमेय नहीं होगा। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर वो अपरिमेय होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अभी हमने बताया पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो, है ना। जैसे ये जो 4 था ये 2 का वर्ग है ना, 4 जो है 2 का वर्ग है, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? क्योंकि ये 2 का वर्ग है। तो अगर इसके अंदर किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग वाली संख्या होती है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो संख्या फिर पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। अगर इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो फिर तो वो परिमेय संख्या। जैसे और देखो, जैसे 16 हो गया, इसके अंदर कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 16। क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। अगर ये 4 का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, तो फिर ये तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय कहाँ रहा, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो क्या हैं, अपरिमेय संख्या। पाई जो है ग्रीक लेटर, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान है ना 22/7 वो परिमेय संख्या है, पर पाई का जो मान होता है वो फिक्स मान नहीं होता है, ठीक है, वो लगभग मान होता है 22/7, इसलिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। देखो, पाई का ये फिक्स मान नहीं होता, ये लगभग मान होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम QC या Q के ऊपर बार का ऐसे चिन्ह लगा देंगे, इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। अगला संख्या हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जो कि हमारे पाठ का नाम भी है, वास्तविक संख्याएं। तो ये हमारा अगला नंबर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किनको कहते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ा हमने? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये जो हमने अभी 2 संख्याएं पढ़ा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो अगर हम इन संख्याओं को मिला दें, है ना, तो जो संख्याओं का समूह बनेगा वो हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं वास्तविक संख्या का, कि परिमेय और अपरिमेय मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है,
तो परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर के ही बनाते हैं वास्तविक संख्या, इसलिए हमने लिखा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से। तो हम वास्तविक संख्याओं को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/5 ये भी वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, √3 लिख दें ये भी वास्तविक संख्या है, और पाई लिख दें तब ये भी वास्तविक संख्या है, 22/7 भी वास्तविक संख्या है। तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये भी अनंत इसमें नंबर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा आप और एक लिख सकते हैं। देखिए, नोट करके लिख लीजिए कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारे के सारे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और वो जो संख्या रेखा होता है ना, उसका नाम भी होता है फिर वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, क्योंकि जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या ही होते हैं। अगर हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसकी एक परिभाषा और, कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहें कि रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्या लिखा हमने, कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है ना, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितने भी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सारे के सारे वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, हम कुछ और संख्याओं के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, ताकि जब हम पाठ स्टार्ट करें, अध्याय के सवालों को हम हल करें, ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम ना हो। जैसे कुछ और संख्याओं के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। वैसे तो हम अपने पिछले क्लासों में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं उन संख्याओं को भी। ठीक है, जैसे हमारा पहला संख्या है सम संख्याएं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और संख्याओं के बारे में देख रहे हैं। चलो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो क्या होते हैं सम संख्याएं, जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर, है ना, या अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, उनको हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। ठीक है, क्या बोला हमने, जिन संख्याओं के एंड में या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। इसको याद रखिएगा। विषम संख्याएं किसको बोलेंगे, ऑड नंबर। जिन संख्याओं की इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो। ठीक है, क्या 1, 3, 5, 7, 9 हो, इनमें से कोई भी अंक हो, किसी भी संख्या के लास्ट अंक, है ना, मतलब इकाई अंक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं, ऑड संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है भाज्य संख्याएं। क्या, भाज्य संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं भाज्य संख्याएं। तो अगर आपको यहाँ पे गुणनखंड के बारे में पता है तो आप भाज्य संख्या बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम किसी दिन अगर आप कहेंगे तो भाज्य और अभाज्य को अच्छे से समझेंगे। बस यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत गुणनखंड के बारे में जानते हैं तो समझ पाएंगे। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं तो,
कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा 6 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया और 10 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं या प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो जैसे 2 हो गया, देखो एक नहीं, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक के 2 से अधिक गुणनखंड तो नहीं होते ना, और 2 भी नहीं होते, है ना, मतलब 2 गुणनखंड एक के नहीं होते। तो ये चीज़ याद रखिए कि भाज्य संख्याएं क्या होते हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7, ऐसे ही 11, 9 नहीं, 9 के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, इसलिए वो भाज्य संख्या में आ जाता है। ठीक है, 13, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं अभाज्य संख्या भी। ठीक, अगला देखो, सह अभाज्य संख्याएं हम किनको कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं ये युग्म के रूप में होता है ना, 2 या 2 से अधिक युग्म के रूप में रहते हैं, इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये कैसे नंबर होते हैं, युग्म के रूप में। जैसे अगर हम 5 और 7 लिख दें, ठीक है, तो इनके बीच में जो एचसीएफ है ना वो 1 होना चाहिए, मतलब ये किसी एक ही नंबर से नहीं कटना चाहिए, एक के अलावा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, देखिए ये जो हमने लिखा युग्म के रूप में नंबर 5, 7, तो ये केवल और केवल 1 से ही दोनों कटेंगे, है ना, इसके अलावा अन्य किसी नंबर से नहीं कटेंगे, इसलिए ये सहभाज्य संख्या है। तो ऐसे नंबर को सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, और लिख लीजिए जैसे 13 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, ये देखो ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 13 तो नहीं कटेगा ना, मतलब एक ही नंबर से दोनों नहीं कटना चाहिए, ऐसे नंबर को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऐसे युग्म को, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम यहाँ पे आपको बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो हमने बोला था पूर्ण वर्ग संख्याएं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। पूर्ण वर्ग संख्याएं हम किनको कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी लिख सकते हो आगे। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो, है ना, जैसे 4 हो गया, ये 2 का वर्ग है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 हो गया क्योंकि ये 3 का वर्ग है। ठीक है, फिर 16 हो गया, ये 4 का वर्ग है। ठीक है, 25 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो, उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो आज हमने बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ा, आप इसका रिवीजन करिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली के उदाहरण और सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आप इन संख्याओं को एक बार दोबारा से देखिएगा और साथ के साथ ये भी देखिएगा कि हम किन संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बताया प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से, पूर्ण संख्याओं को W से, पूर्णांक संख्याओं को I या Z से, परिमेय संख्याओं को Q से, अपरिमेय संख्याओं को किससे हमने प्रदर्शित किया था, Q बार या QC से, Q कॉम्प्लीमेंट उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।